हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी तक कैपेसिटर टॉपिक में जो स्टडी कर चुके हैं वह सीरीज ग्रुपिंग एक अलग से क्लास डिस्कस किया था हमने। पैरेलल ग्रुपिंग पर भी एक अलग से क्लास डिस्कस किया था हमने। सीरीज और पैरेलल का मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज पैरेलल कहीं भी किसी तरीके से कंबाइन होकर मिल जा रहा था, उसको भी अलग क्लास में हमने डिस्कस किया था। इन तीनों का एप्लीकेशन दिए हुए आज का क्लास हमारा प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है। इस प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास में आपको सीरीज ग्रुपिंग का भी जरूरत पड़ सकता है, पैरेलल ग्रुपिंग का भी जरूरत पड़ सकता है, मिक्स्ड ग्रुपिंग का भी जरूरत पड़ सकता है, या ग्रुपिंग का जरूरत ना भी पड़ सकता है। और ज्यादातर हमारा फोकस होगा चार्ज एंड पोटेंशियल कैलकुलेशन, चार्ज एंड पोटेंशियल कैलकुलेशन। और हमने क्या कहा कि आज के क्लास का मैक्सिमम फोकस हमारा होगा प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर। मतलब कर सकते हैं कि आज का क्लास प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्लास है। इसके अलावा आज हम कोई थ्योरी देखने नहीं जा रहे। चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको आप स्टडी कीजिए और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। जैसा कि इस प्रॉब्लम में लिखा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस। देखते के साथ आपको पता चल रहा होगा कि ये तीनों ही कैपेसिटेंसेज सीरीज में है। इसमें है, अब ये तीनों अगर सीरीज में है तो सीरीज में जितना चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा, उतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर होगा। सीरीज में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इक्वल होता है। अब सवाल उठता है कि ये चार्ज जो बैटरी के द्वारा सप्लाई होगा, अगर इसको हम लोग क्यू ले लें तो इतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर भी होगा, इतना ही चार्ज इस कैपेसिटर पर भी होगा और इतना ही चार्ज इस कैपेसिटर। अब यहां से देखिए कि ये टोटल चार्ज बैटरी सप्लाई कितना करेगा। तो बैटरी के द्वारा जो टोटल चार्ज सप्लाई होगा ये टोटल कैपेसिटेंस पर डिपेंड करता है। टोटल कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर मालूम होगा तो कितना चार्ज सप्लाई होगा हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको C इक्विवेलेंट का जरूरत है। सीरीज में C इक्विवेलेंट का फार्मूला से आप लोग वाकिफ हैं। 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहां से आप देखिए C1, C2, C3 का वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो 1/8 प्लस 1/C2 1/12 प्लस 1/24 तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू, अब यहां से आप एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम आप लेंगे तो 24। एक काम कीजिए, 1 मिनट का टाइम दिया, आप लोग कैलकुलेट करके बताइए C इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या है। चलिए, तो आप लोगों ने जो कैलकुलेशन किया है और जो बोर्ड का कैलकुलेशन है चेक कर लीजिए। तो आप लोग यही किए, एलसीएम लेने के बाद दिया होगा C इक्विवेलेंट 24/6 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। ये C इक्विवेलेंट जब मालूम हो गया तो चार्ज सप्लाइड Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट इंटू V की हम लोग बात करें तो 4 माइक्रोफैराड एंड पोटेंशियल डिफरेंस 60। कितना हो गया? 240। कितना रहा? 240 माइक्रोकूलम। तो 240 माइक्रोकूलम चार्ज का वैल्यू हो गया। तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू 240 माइक्रोकूलम। अब सवाल उठता है पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो V1 इक्वल टू Q/C1, V2 इक्वल टू Q/C2
V3 इक्वल टू Q बाई C3। जब चार्ज का वैल्यू हमें पता है तो कैपेसिटेंस से डिवाइड करने पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस हम कैलकुलेट कर लेंगे। 240 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई C1 8 माइक्रो फैराड इक्वल टू 30 वोल्ट। सिमिलर वे में यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। C2 के वैल्यू से डिवाइड करेंगे 12 माइक्रो फैराड, ये कितना हो गया 20 वोल्ट। सिमिलर वे में Q बाई C3 24 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 24 माइक्रोफैराड, ये कितना रहा है 10 वोल्ट। टोटल ऐड करके देखेंगे तो 60 वोल्ट है, कारण 60 वोल्ट ही 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के बाद प्रॉब्लम नंबर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर सेकेंड में भी कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज और पोटेंशियल का ही कैलकुलेशन पहले में भी करना था, और पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज का ही कैलकुलेशन सेकेंड नंबर में भी करना है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, इन दोनों का सीरीज मिलकर 3 × 6 अपॉन 3 + 6 कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड आएगा। फिर उसी तरीके से ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो इन दोनों का सीरीज अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 × 18 डिवाइडेड बाई 9 + 18 6 माइक्रोफैराड हो। अब इस डायग्राम को आप सिंपल कर सकते हैं, उस दो कैपेसिटर 3 और 6 के बदले एक सिंगल कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड का लगा लें। फिर हम लोग क्या करेंगे 9 और 18 के बदले एक सिंगल कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का हमने लगा रखा। तो इक्विवेलेंट यूज करने से फायदा क्या हुआ, सर्किट हमारा सिंपल हो चुका है। अब यहां से बैटरी के द्वारा जो चार्ज सप्लाई होगा, ये चार्ज 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इधर जाने वाले चार्ज को अगर आप Q1 कह लें तो इधर जाने वाला चार्ज Q2। अब Q1 और Q2 जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये Q1 और Q2 जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो आप बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रूल भी लगा सकते हैं। जब पैरेलल में होता है तो हमने कहा था Q1 कैलकुलेट करने के लिए टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस टोटल 2 + 6, और जिस पर चार्ज निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस दूसरे का लेंगे। याद है ये फॉर्मूला, तो इससे Q1 हमारा निकल जाए। Q2 भी आप इसी फॉर्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर लेंगे। Q × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 6। लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब Q ही नहीं पता है कि इसका यूज करने का क्या फायदा। तो Q का कैलकुलेशन तो वेरी सिंपल हो चुका है। Q का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर करेक्शन कर दिया। यहाँ पर जब Q1 पर कैलकुलेट कर रहे थे तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, और जब Q2 पर कैलकुलेट कर रहे थे तब 2 से। चलिए अब आगे देखिए कि ये दोनों कैपेसिटर को एक कैपेसिटर जब करेंगे तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 + 6 = 8 माइक्रोफैराड। तो Q का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी जो होगा C इक्विवेलेंट × V होगा। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू 8 माइक्रोफैराड है
और V का वैल्यू 60 है, 480 माइक्रोकूलम, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी 480 माइक्रोकूलम। अब Q का वैल्यू यहाँ पर 480 अगर हम लोग पुट करते हैं तो 480 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8, 3 देख लीजिए 6 टाइम्स 60 यहाँ हो जाएगा 360 माइक्रोकूलम। और 360 माइक्रोकूलम अगर Q1 है तो Q2 का वैल्यू जो रिमेनिंग रहा होगा इसमें से इसको माइनस करके डायरेक्ट लिखिए, और यहां से भी कैलकुलेट करेंगे, कर सकते हैं आप। माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से Q1 और Q2 हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना था? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ये जो इस ब्रांच में चार्ज जा रहा है तो ये दोनों कैपेसिटर तो सीरीज में है, तो जितना चार्ज इस पर होगा उतना ही चार्ज इस पर होगा। मतलब Q1 का वैल्यू इस पर भी होगा और Q1 का वैल्यू इस पर भी होगा, Q2 का वैल्यू इस पर भी होगा और Q2 का वैल्यू इस पर भी होगा। तो जब Q1 और Q2 हमने कैलकुलेट कर दिया है, इसका मतलब इस पर कैपेसिटेंस चार्ज पता हो गया, इस पर चार्ज पता हो गया, इस पर चार्ज पता हो गया, इस पर चार्ज पता हो गया। तो सारे कैपेसिटेंसेस पर जब चार्ज का वैल्यू पता हो गया तो अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए जैसे पिछले प्रॉब्लम में किए थे। V 3 माइक्रोफैराड के अक्रॉस अगर निकालना है, यहाँ पर कुछ नेमिंग कर दें। इस कैपेसिटेंस को C1, इसको हमने C2 कह दिया, इसका नेम C3 दे दिया, इसका नेम C4। तो अब डायरेक्ट वहां लिख रहे हैं C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1। तो V1 इक्वल टू Q1 बाई C1। Q1 का वैल्यू 360 माइक्रोकूलम और डिवाइडेड बाई C1 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड। कितना हो गया? 120 वोल्ट। V2 का वैल्यू फिर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? उसी तरीके से आप कर लीजिए। C2 के क्रॉस V2, Q1 बाई C2 360 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई, यहाँ पर C2 का वैल्यू पुटअप कीजिए 6 माइक्रोफैराड 60 वोल्ट। इसी तरीके से V3 और V4 आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए। Q2 बाई C3, V4 कैलकुलेट करेंगे Q2 बाई C4। Q2 बाई C3 मतलब 120 और डिवाइडेड बाई C3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए। इसके बाद Q2 का वैल्यू यहाँ पुटअप कीजिए 120 और डिवाइडेड बाई C4 का वैल्यू कितना है? 18। आप देख लीजिए कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। चलिए तो V3 का वैल्यू देखिए तो आप लोग का ही आ रहा है 40/3 वोल्ट और V4 का वैल्यू 20/3 वोल्ट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये भी कैपेसिटर है, ये भी है और ये भी है, और प्रत्येक पर चार्ज का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो चार्ज का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब यहाँ से 12 वोल्ट के बैटरी से जो चार्ज सप्लाई होगा वही Q यहाँ पर आएगा, लेकिन जब वही चार्ज आगे कंटिन्यू करेगा तो ये दो भाग में डिवाइड होगा। अगर ये कैपेसिटेंस अलग अलग होता तो चार्ज डिवीजन रूल लगाना पड़ता, लेकिन दोनों कैपेसिटेंस का वैल्यू इक्वल है, प्रॉब्लम सिंपल हो गया। इक्वल होने से क्या होगा, जितना चार्ज इधर आएगा उतना ही चार्ज इधर आएगा। मतलब Q का हाफ चार्ज इसमें और Q का हाफ चार्ज इसमें चलेगा। अब आपके लिए ड्यूटी क्या रह गया? आपके लिए ड्यूटी रह गया कि Q का वैल्यू कैलकुलेट कर लें। जब Q का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो इस पर भी चार्ज मालूम हो जाएगा,
और उसका हाफ इस पर भी मालूम हो जाएगा, और जब चार्ज मालूम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि 2-3 न्यूमेरिकल लगातार जो हमने डिस्कस किया है, सब में चार्ज का कैलकुलेशन हम पहले कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों कैपेसिटर को आप देख रहे होंगे सीरीज में है या पैरेलल में, बताइए। पैरेलल में है ना, दोनों जब पैरेलल में है तो पैरेलल का इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना आप समझते होंगे, C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2। C1 के जगह पर 4 और C2 की जगह पर 4 हमने रखा है, 8 माइक्रोफैराड हो गया। अब इस सर्किट को अगर सिंपल करना चाहते हैं तो ये 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर के बाद इन दोनों के बदले फिर एक 8 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ रहा है, और चार्ज सप्लाइंग सोर्स बैटरी आपका 12 वोल्ट का फिर से आप लगा लीजिए। देखिए तो सर्किट उससे सिंपल हो गया। अब यहां से ये दोनों सीरीज में आपको दिख रहा होगा, ये दोनों अगर सीरीज में है तो इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट क्या होगा, सीरीज इक्विवेलेंट 8 into 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1, या बहुत सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे 8/2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 4 माइक्रोफैराड। अब देखिए इसके द्वारा जो टोटल चार्ज सप्लाई हो रहा है वह क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट डैश इनटू वोल्टेज, और C इक्विवेलेंट डैश कितना आ रहा है 4 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना है 12, 48 माइक्रोकूलम चार्ज यहां से सप्लाई होगा। और 48 माइक्रोकूलम जब चार्ज सप्लाई होगा तो देखिए दोनों तो सीरीज में ही है, तो वही 48 माइक्रोकूलम यहां भी जाएगा और वही 48 माइक्रोकूलम यहां भी जाएगा। लेकिन ये जब 48 आएगा तो बैक होकर वहां देखिए, ये 48 यहां पर आएगा, ये 48 यहां पर आएगा, लेकिन जैसे ही अलग अलग ब्रांच में एंट्री करेगा तो हाफ एंड हाफ हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा Q/2, तो Q/2 का वैल्यू हाफ कर लीजिए, 48 का हाफ 24 माइक्रोकूलम, और इधर भी क्या हो जाएगा 24 माइक्रोकूलम। अब इससे हमें यह पता चला कि प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज वैल्यू क्या है। ABC प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज वैल्यू QA इक्वल टू 48 माइक्रोकूलम है, QB इक्वल टू 24 माइक्रोकूलम है, और QC इक्वल टू ये भी 24 माइक्रोकूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो VA इक्वल टू QA बाई CA, VB इक्वल टू QB बाई CB, और VC इक्वल टू QC बाई CC। आप इसको पुट करके कैलकुलेट कीजिए, देखिए कितना होगा। चलिए तो आप लोग ये सारा वैल्यू कैलकुलेट किए होंगे, देख लीजिए तो 6 वोल्ट सभी का आ रहा होगा। इसके बाद प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 4 आप लोग के लिए होमवर्क किया जा रहा है, आप लोग एनालाइज कर लीजिए, प्रॉब्लम आप लोग से सॉल्व हो जाना चाहिए। वही प्रॉब्लम है, इसमें इक्वल एंड इक्वल कैपेसिटेंस हमें दिया। यहाँ पर अगर कैपेसिटेंस इक्वल नहीं होगा तो चार्ज इक्वल नहीं होगा, चार्ज इक्वल नहीं होगा तो चार्ज डिवीजन रूल से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा वैल्यू दे सकता है जो दोनों वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। ऐसे आप लोग एक काम कीजिए, 4 माइक्रोफैराड की जगह पर इसको 3 माइक्रोफैराड कर लीजिए और इसको 6 माइक्रोफैराड कर लीजिए। अब देखिए तो इसका पैरेलल आपको आसान लगेगा, डेसिमल से आप बच जाएंगे, ऐसे डेसिमल में आता सॉल्यूशन तो इसे भी होगा ही, और इसके बाद आप सॉल्यूशन इसका करेंगे। चलिए इसके बाद 5 नंबर न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो 5 नंबर प्रॉब्लम, 5 नंबर प्रॉब्लम तो आप अच्छे से पढ़िए, डायग्राम को देखिए। जैसा कि लिखा है, ईच कैपेसिटर शोन इन फिगर हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड।
C1 C2 C3 सबका वैल्यू सेम है। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द बैटरी इज 50 वोल्ट। बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 50 वोल्ट दिया हुआ है, 50 वोल्ट का बैटरी है। हाउ मच चार्ज विल फ्लो थ्रू AB? AB से होकर कितना चार्ज फ्लो करेगा? इफ द स्विच S इज क्लोज्ड, जब स्विच S को क्लोज है, सबसे पहली बात आप ये एनालाइज कीजिए कि जब स्विच ओपन है तब क्या हो रहा है। यहां से बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई जा रहा है, और जब स्विच को हमने क्लोज कर दिया तब बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, तभी आपको पता चल पाएगा कि AB से होकर कितना चार्ज फ्लो करेगा। आप ऐसे सोचिए, अगर स्विच ओपन है और चार्ज पहले से रिक्वायर्ड वैल्यू अलग है, तो जब क्लोज करेंगे तो चार्ज रिक्वायर्ड अलग होगा। अब उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही चार्ज का फ्लो होगा। अब इसमें चांसेज है कि चार्ज का फ्लो A से B की ओर होगा या B से A की ओर होगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो चलिए पार्ट वाइज स्टडी हम लोग करते हैं। पार्ट वाइज स्टडी में जब स्विच ओपन है तब पहला स्टडी करते हैं। जिस समय स्विच ओपन है उस समय चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी को हम लोग Q कंसीडर करते हैं। चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी when S is open। S जब ओपन है तो बैटरी के द्वारा कितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, ये कैसे निकालेंगे? तो ये दोनों पैरेलल में है और ये फिर सीरीज में है। ये ओपन होने से सर्किट पर कोई फर्क नहीं डालेगा, तो इन दोनों का पैरेलल वैल्यू 10 हो जाएगा और 10 और 5 सीरीज में हो जाएगा। तो आप सिंपल सर्किट आप बना सकते हैं कि ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है और ये 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब यहां से आप देखिए तो 50 वोल्ट बैटरी का वोल्टेज। अब यहां से चार्ज सप्लाई को अगर हम लोग Q कंसीडर कर लें तो इसका इक्विवेलेंट वैल्यू जब पता होगा तो Q का वैल्यू पता होगा। और सीरीज में इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो? 5 × 10 डिवाइडेड बाय 5 + 10 कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाय 15 10/3 माइक्रोफैराड। अब चार्ज का वैल्यू यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तब C इक्विवेलेंट × V, तो ये कितना हो जाएगा? 10/3 और × 50 500/3 माइक्रोकूलम। इतना चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा कब? जिस समय स्विच ओपन होगा तब। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में हम लोग स्टडी करेंगे कि स्विच को क्लोज करने से क्या फर्क पड़ेगा। When S is closed, स्विच को क्लोज करने से फर्क क्या पड़ेगा? आप ऐसे सोचिए, अगर ये कैपेसिटर C3 = 5 माइक्रोफैराड है और यहां पर स्विच को आपने क्लोज कर रखा है, तो यहां से जो आने वाला चार्ज होगा, मान लो स्विच क्लोज करने के बाद जो बैटरी के द्वारा सप्लाइड चार्ज है उसको अगर हमने Q डैश कर लिया तो ये Q डैश जो चार्ज यहाँ पर आएगा वह चार्ज ऐसे नहीं जाएगा बल्कि ऐसे फ्लो कर जाएगा। क्यों? तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट इसलिए कि अगर चार्ज इससे होकर जाता है तो इसमें पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, लेकिन इसमें कैपेसिटर नहीं होने के वजह से पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं होगा। और भी सोचने का तरीका आपके पास है, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा। क्यों? तो यहां से यहां तक कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है। तो इस प्लेन वायर से जब हम सोचते हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। जितना पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा उतना ही बी का होगा। इसका मतलब
VA माइनस VB का वैल्यू 0 होगा। मतलब C3 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और जब C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो इस पर चार्ज का वैल्यू 0 होगा, मतलब इससे होकर कोई चार्ज पास नहीं करेगा। इसलिए QAB ब्रांच में, QAB ब्रांच जो जिसमें C3 लगा हुआ है, ऐसे लिखते हैं क्या, Q in C3 ब्रांच इज इक्वल टू 0। C3 ब्रांच में कोई चार्ज पास नहीं, तो जब C3 ब्रांच में चार्ज ही नहीं पास करेगा तो फिर इस सर्किट का कोई फायदा नहीं है, और ही दोनों कैपेसिटेंस चार्ज को केवल एक्सेप्ट करेगा और ये कैपेसिटर चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ऐसे केस में नेट कैपेसिटेंस वैल्यू हमारे पास जो रह गया वह पहला 5 प्लस 5 मतलब C1 एंड C2 का 10 माइक्रोफैराड जो आया ये रह जाएगा। और दूसरा जो कैपेसिटर है हमारा C3, वो C3 को क्या करेंगे हम लोग, हटा लेंगे। C3 को क्या करेंगे, रिमूव कर लेंगे, हटा देंगे। A और B के बीच जो C3 है उसको अब हम लोग नहीं रखेंगे। अब ये सर्किट आप बनाकर सोचिए तो कितना कैपेसिटेंस अब रह गया, अब कितना कैपेसिटेंस रह गया, 10 माइक्रोफैराड। यही चार्ज एक्सेप्ट करेगा तो इसको Q डैश कर दें, तो Q डैश का वैल्यू 10 × 50 500 माइक्रो। अब जरा आप सोचिए चार्ज का वैल्यू अब बढ़ गया है, मतलब चार्ज पहले सप्लाई कितना बैटरी कर रहा था 500/3, तो जो 500/3 सप्लाई किया था वो तो 503 आउट हो चुका है। अब जैसे ही स्विच क्लोज कर रहे हैं तो हमको जरूरत है 500 का, तो 500/3 जो पहले से जा चुका है वो तो रिटर्न हुआ नहीं है, और अब जरूरत कितना है 500 का, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा कितना जरूरत है, वही बैटरी के द्वारा अब पास करेगा। चलिए यहां तक जब आपने कैलकुलेट कर दिया तो इसका जो फाइनल आंसर का पॉइंट है न्यूमेरिकल, ये लैंग्वेज न्यूमेरिकल का आप लोग नोट कर चुके होंगे, 2 लाइन एक्स्ट्रा हमें जरूरत है, इसको मिटा रहे हैं। तो अब आप यहां से सोचिए कि AB ब्रांच जो दिखलाया जा रहा है, इस AB ब्रांच से पहले जो चार्ज चला था वो कितना चला था 500/3 माइक्रोकूलम, और अब जरूरत कितना है 500 माइक्रोकूलम था, तो 500/3 तो पहले से जा चुका था ना, तो स्विच क्लोज करने के बाद यहां से एक्स्ट्रा चार्ज जो जाएगा वही AB से। अब यहां से देखिए चार्ज फ्लो थ्रू AB इक्वल टू Q डैश माइनस Q। क्यों किया मैंने ऐसा, इसलिए कि Q तो पहले से जा ही चुका था, अब जो एक्स्ट्रा जरूरत है वो बैटरी फिर सप्लाई करेगा, तो ये Q डैश माइनस Q आई मीन 500 माइनस 500/3 कितना हो जाएगा 1000/3 माइक्रोकूलम। अब देख लीजिए 1500 माइनस 500/3 1000/3 माइक्रोकूलम। जरा सोच लीजिए आप लोग, कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो तो आप लोगों ने सोच लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? फिर से एक बार मैं बोल दूं, लास्ट लाइन में अगर कंफ्यूजन है तो, जब ये स्विच ओपन था तब यहाँ से चार्ज कितना जा रहा था 500/3 माइक्रोकूलम, और जब इसको क्लोज किया गया तब चार्ज का जरूरत कितना पड़ रहा है 500 माइक्रोकूलम। तो पहले तो इतना चार्ज जा चुका था और स्विच क्लोज करने के बाद हमको इतना चाहिए, तो एक्स्ट्रा चार्ज जो AB से पास करेगा वो 500 माइनस 500/3 होगा, जो हमने आंसर किया है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर।
4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, 8 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड। वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड पॉइंट D। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD इफ VB इक्वल टू 0। VB इक्वल टू 0 मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट। अब जरा सोचिए, ये बैटरी आपने कितने वोल्ट का लगाया है? 50 वोल्ट का। तो अगर ये नेगेटिव साइड वाला वैल्यू 0 हमने मान लिया है, ये पॉजिटिव साइड वाला वैल्यू कितना होगा? 50 वोल्ट होगा, तभी ना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 50 माइनस 0 इक्वल टू 50। समझ में आया बात? तो चलिए, जब बी साइड का पोटेंशियल 0 है तो ये साइड का पोटेंशियल 50 वोल्ट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 50 माइनस 0 इक्वल टू 50 वोल्ट है। अब हमें ये देखना है कि हमें सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है और डी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। अब इसके अक्रॉस ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है? सीरीज में। इन दोनों के बीच अगर पोटेंशियल के वैल्यू को कुछ कंसीडर कर लें V1 और यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू V2, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू V3 और यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू V2। तो देखिए ये दोनों ब्रांच तो पैरेलल में है, तो पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो ये इस ब्रांच के अक्रॉस भी 50 वोल्ट है और इस ब्रांच के अक्रॉस भी 50 वोल्ट है। मतलब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 50 वोल्ट है। V1 प्लस V2 भी 50 वोल्ट है और V3 प्लस V4 भी 50 वोल्ट है। तो यहाँ से V1 प्लस V2 भी 50 वोल्ट है और V3 प्लस V4 भी 50 वोल्ट। अब हम V1 का वैल्यू अगर लिखना चाहें तो हमने कहा था कि वोल्टेज का डिवीजन सीरीज में जो होता है वह कैपेसिटेंस के इनवर्स रेशियो में होता है, याद है? क्योंकि सीरीज में V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं V1 इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल याद होगा, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और इनवर्स रेशियो के हमने लिए क्या कहा था कि जिस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कैपेसिटेंस दूसरे का लेंगे, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 50 है और C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, इसको अगर आप C1 मान लें तो ये आपका हो गया C2, इसको आप C3 कंसीडर कर लें तो ये हो गया आपका C4। तो ये हो गया 50 इंटू 3 और C1 प्लस C2 4 प्लस 8। अब देख लीजिए वैल्यू कितना रहा है? V1 इक्वल टू 50 बाई 4, 25 बाई 2, 12.5 वोल्ट। तो V1 का वैल्यू 12.5 वोल्ट आ गया। तो V1 का वैल्यू मतलब क्या हो गया? A और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इंप्लाई VA माइनस VC इक्वल टू 12.5 वोल्ट। फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, अगर सेकेंड नंबर देखें तो V3 अगर कैलकुलेट कर लें तो V3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? V डिवाइडेड बाई C3 प्लस C4। और पोटेंशियल जब निकाल रहे हैं किस पर? चलिए देखिए, तो किसी स्टूडेंट के द्वारा रिमाइंड करवाया गया है। यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला तो सही लिखा है। ये वोल्टेज डिवीजन रूल किसके बीच कर रहे हैं? C1 एंड C2 के बीच। तो हमने कहा कि जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस दूसरे का लेते हैं। तो कैपेसिटेंस किसका लेंगे? C2 का। तो C2 का वैल्यू कितना है? 8। C2 का वैल्यू है 8 और हम लोगों ने क्या लिख रखा है? 3। यहाँ पर ये चेक कर लीजिए, गलती हुआ है, यहाँ पर 8 होगा क्योंकि C1 प्लस C2 इंटू C2 आप चाहें इसको लिख सकते हैं C2, जिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख रहे हैं कैपेसिटेंस यहाँ दूसरे का लेते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। और ये जब 8 हो जाएगा तो फाइनल फिर कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए। ये यहाँ से इसको चलिए देखिए वैल्यू कितना हो गया? V1 इक्वल टू 50
50 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, राइट। अब देखिए 50 इंटू 3, 50 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 3, 100 बाई 3। अब लिखेंगे वी ए माइनस वी सी इक्वल टू 100 बाई 3 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब जैसे हमने वहां पर लिखा है उसी तरीके से अब सावधान रहे, वहां जो गलती हुआ था यहाँ पर नहीं होना चाहिए। V3 जब कैलकुलेट करेंगे तो V3 इक्वल टू क्या होगा, अब वोल्टेज डिवीजन का रूल किसके बीच लिख रहे हैं, C3 एंड C4 के बीच। तो ये हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल कैपेसिटेंस, और लिख रहे हैं V3 आई मीन C3 के क्रॉस, तो कैपेसिटेंस किसका लेंगे, C4 लेंगे। तो 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6, 50 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9। यहां से कैलकुलेशन के बाद देखिए तो वैल्यू कितना आ रहा है, 50 इंटू 2 बाई 3, 100 बाई 3। अब यहाँ पर V3 का जो वैल्यू आया इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, V3 किसके बीच है, C3 के क्रॉस, तो C3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, VA माइनस VD इक्वल टू 100 बाई 3। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए VC माइनस VD। अब देखिए तो इसमें से सब्ट्रैक्शन होने से काम हो जाएगा, VC माइनस VD चाहिए ना, तो इसमें से 2 माइनस 1 कर लीजिए। तो 2 माइनस 1 जब करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो VA क्या होगा, कैंसल आउट, बचेगा क्या, माइनस VD प्लस VC इक्वल टू 100 बाई 3 माइनस 100 बाई 3 इक्वल टू 0। इसलिए VC माइनस VD इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर। इसका अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, अल्टरनेट मेथड में आप देखें बहुत शॉर्टकट है अल्टरनेट मेथड। इसके बीच कोई कैपेसिटर नहीं है ना, अगर कोई कैपेसिटर आप इमेजिन भी कर लेते तो ये 5th नंबर कोई कैपेसिटर हो जाता, हमने इमेजिन किया है। याद कीजिए कि अगर कोई इमेजिन कर लिया 5th नंबर कैपेसिटर, ये रेशियो देखिए तो क्या रहा है, C1 बाई C2 इक्वल टू C3 बाई C4 इक्वल टू 1 बाई 2। किसका कंडीशन है, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन में क्या बताए थे, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में आप लोगों ने स्टडी किया था कि 5th नंबर कैपेसिटर जो होता है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है, मतलब VC माइनस VD इक्वल टू 0। तो ये रेशियो इक्वल होने से VC माइनस VD इक्वल टू 0 होगा। अगर ये कैपेसिटर प्रेजेंट रहेगा तब भी ये पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, और अगर ये एब्सेंट रहेगा तब भी 0 होगा। क्योंकि हमने क्या कहा था, इसका प्रेजेंट रहना न रहना कोई मतलब नहीं है अगर ये रेशियो इक्वल होता है। चलिए तो यहाँ पर तो क्लियर था कि रेशियो इक्वल था, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जब इतना ही आसान ये सवाल है तो फिर आपने उस मेथड से उसको क्यों डिस्कस किया। याद कीजिए ये मेथड तभी वैलिड होगा जब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होगा, लेकिन अगर ये बैलेंस्ड नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया, तब वैसे केस में उस मेथड को अप्लाई करें। वो मेथड हमारा कभी भी फेल ना करेगा, बैलेंस्ड है तब भी और अनबैलेंस्ड है तब भी। लेकिन एक सेंस होना चाहिए, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो ये सेंस लगाना आपका काम है कि जहां बैलेंस्ड का कंडीशन दे दे उस मेथड का यूज ना करेंगे, बल्कि इस मेथड से सॉल्व करेंगे, और अगर अनबैलेंस्ड दे दे तब उस मेथड का यूज करके हम लोग सॉल्व